गांव में रोजगार ना होने के बराबर था। लोग खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे, मगर गांव की आधे से ज्यादा जमीन पर गांव के जमींदारों का कब्जा था। मैं भी गांव के ऐसे ही घराने से संबंध रखता था, जिसके पास खेती बाड़ी करने के लिए अपनी जमीन मौजूद नहीं थी, और मैं जमींदारों की जमीन पर काम किया करता था। मगर वो कड़ी मेहनत के बाद भी बस कुछ ही पैसे मेरे हाथ में पकड़ा देते थे। गरीबी से पीछा छुड़ाने के लिए लोग शहर जाने का सोचते, लेकिन शहर जाना इतना आसान नहीं था। मैंने भी यही सोचा था, पर शहर में दूर दूर तक मेरा कोई जानने वाला नहीं था। मेरी पत्नी के दूर के चाचा थे, लेकिन उनसे मेरी बनती नहीं थी। और दूसरी बात ये कि मुझ में कोई खास हुनर भी नहीं था जिसकी वजह से मुझे शहर में नौकरी मिल सकती। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था, मगर फिर भी शहर जाकर मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। मैं बहुत ही मुश्किल से शहर आ गया। शहर आने के बाद मुझे रहने की जगह नहीं थी, तो मैं दिन में मजदूरी की तलाश करता और रात होते ही मैं किसी खाली जगह पर अपना डेरा डाल लेता। इस तरह से कुछ दिन परेशानी में गुजर गए, लेकिन मुझे कोई जानता ही नहीं था, इसीलिए कहीं भी कोई मजदूरी नहीं दे रहा था। मैं बहुत हताश हो गया था। खाने पीने के भी पैसे नहीं बचे थे, लेकिन एक दिन मुझे एक रास्ता बनाने के काम की मजदूरी मिल गई। मैंने ये काम भी बहुत ही खुशी से किया। गांव जाकर जमींदारों के जूते खाने से अच्छा था कि मैं शहर में रहकर खुद का गुजारा कर लेता। कई दिन मुझे उस रास्ता बनाने का काम करते हुए गुजर गए थे। मैं अब इसी रास्ते के कोने में सोने लगा था, मगर अब मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका था। ठेकेदार भी बहुत कम मजदूरी दिया करता था, जिससे कि मेरे इतने बड़े शहर में गुजारा होना मुश्किल होता था। मैंने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कोई जरिया ढूंढना शुरू कर दिया, और फिर उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात राजू से हुई। जल्दी ही हम दोस्त बन गए। अब मैं उसके घर भी आने जाने लगा था। राजू कॉन्ट्रैक्ट का काम करता था, मगर उसका काम भी इतना ज़्यादा नहीं चलता था। मगर जिस हिसाब से उसके ठाट बाट थे, ऐसा लगता था कि वो बहुत पैसे वाला है। मगर मुझे नहीं पता था कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। इसको ऐशो आराम देखकर मुझे दिल में हैरत होती थी। मैं चाहता था कि वो मुझे अपने साथ अपने कारोबार में शामिल कर ले, ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकूं। लेकिन अभी तक उसने मुझे अपने बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन मैंने नोट किया कि उसका ध्यान कॉन्ट्रैक्ट की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं था। और फिर मैंने उसको एक दिन पूछ ही लिया कि वो ऐसा क्या काम करता है जिसकी बदौलत उसकी ऐसी जिंदगी गुजर रही है। उसने जो बात बताई, उसने मेरे कान खड़े कर दिए। मेरे हाथ पैर पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने मुझे बताया कि वो लड़कियों को और औरतों को नौकरी दिलवाने के बहाने से कोठे पर ले जाकर बेच देता है, जिसकी वजह से उस पर पैसों की बारिश हो रही है। ये बात सुनकर मैं सोचने लगा कि इस काम में इस कदर पैसा है कि वो अपनी जिंदगी इतने आराम से गुजार रहा है। उसने मुझे अपने काम में शामिल होने का ऑफर किया। उसकी ऑफर सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। उसका चेहरा देखने लगा। अभी मैं उसकी इस बात को हजम ही नहीं कर पाया था कि वो इस तरह का गैर कानूनी काम करता है। ऊपर से उसने मुझे अपने साथ शामिल होने की ऑफर कर दी। मेरा परेशान होना तो बनता था। मैंने उससे कुछ समय मांगा। मैं भी अपनी गरीबी से तंग आ चुका था। मुझे अपना घर चलाने के लिए खर्चा भेजना होता था। मेरी पत्नी, बच्चे मेरे पैसे भेजने का इंतजार कर रहे थे, और मैं यहाँ अपने हालात से जूझ रहा था। अगले दिन मैं काम पर पूरा दिन राजू की उसी बात के बारे में सोचता रहा। रात के समय मेरी फिर से उससे मुलाकात हुई। उसने मेरे फैसले के बारे में पूछा, तो मैंने बगैर सोचे समझे उसके साथ काम करने की हामी भर दी। तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, कोठे की मालकिन को अभी फिलहाल कुछ लड़कियों की ज़रूरत है, तो हमें लड़कियों का इंतज़ाम करना होगा। मैंने हाँ में सर हिला दिया। राजू ने सलाह दी कि मैं गाँव की लड़कियों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर शहर लेकर आऊँ और उन्हें कोठे पर जाके बेच दूँ, क्योंकि वो भी इस तरह का ही काम किया करता था। उसके बाद उसने मुझे गांव का पता दिया, जो शहर से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं उसी गांव की तरफ चल दिया। ये काम अकेला नहीं करता था, बल्कि उसका बहुत बड़ा गैंग था। इस गांव में कई ऐसे आदमी थे जो राजू के भेजे हुए थे। मैंने अपने ठेकेदार से बात करके कुछ दिनों की छुट्टी मांगी, लेकिन वो मुझे छुट्टी नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने नौकरी छोड़ दी। सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं राजू के बताए हुए गाँव की तरफ चल पड़ा था। रास्ते में मेरा ज़मीर कचोट रहा था। जब इस गांव में पहुंचा तो शाम का समय हो गया था। कुछ देर बाद मेरी राजू के गैंग के आदमी से मुलाकात हुई, और उन लोगों ने मुझे आगे के काम के बारे में समझाया। कुछ दिन तक हम अपना काम करते रहे, मगर गांव की औरतों को शहर में नौकरी के लिए तैयार करना कोई आसान काम नहीं था। कुछ दिन की मेहनत के बाद मैं गाँव से वापस शहर जा रहा था, और उस समय मेरे साथ 3 लड़कियां थी जो शहर में नौकरी करने के इरादे से आई थी। सबकी उम्र लगभग 22 से 25 साल थी। मगर पहली बार
शहर जाते हुए वो बहुत घबराई हुई थी। मैं राजू को कॉल कर कर बता चुका था कि मैं 3 लड़कियों को लेकर पहुंच रहा हूं। उसने मुझे लड़कियों को लेकर सीधा कोठे पर पहुंचने को कहा। मेरे दिल पर बोझ था जो बढ़ता ही जा रहा था, मगर पैसों की चमक मुझे कोठे की तरफ खींच रही थी। मैंने लड़कियों को यही बताया कि हम लोग सीधा काम करने की जगह पर पहुंच रहे हैं। ये सुनकर वो लड़कियां बहुत खुश हो गई थी कि शहर आते ही उनको काम मिल गया, मगर वो लोग आने वाले हालात से बेखबर थे। मैं लड़कियों को लेकर कोठे पर पहुंचा तो रात का समय हो चुका था और कोठे में जैसे दिन निकल आया था। लड़कियां बस फटी आंखों से अपनी चारों तरफ देख रही थी। जहां औरतें और लड़कियां अर्धनग्न अवस्था में आने वाले ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। जब मैं कोठे की मालकिन के पास उन 3 लड़कियों को लेकर गया तो राजू पहले से वहां मौजूद था। उन तीनों लड़कियों को देखकर उसकी आंखों की चमक बढ़ गई थी और कोठे की मालकिन भी खुश होकर उन लड़कियों की तरफ देख रही थी। उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उनको नौकरी का झांसा देकर शहर में लाकर बेच दिया गया है। कोठे की मालकिन से पैसों की गड्डी लेकर मैं वहां से निकला तो मुझे पीछे से उन लड़कियों की चीखों की आवाज सुनाई दी थी, मगर हरे गुलाबी रंग के नोटों की गड्डी ने जैसे मेरे जमीर को मार दिया था। मैं उनकी चीख पुकार की परवाह किए बगैर वहां से निकल आया। इस काम में धीरे धीरे मैं माहिर होता जा रहा था और अलग अलग गांवों और दूर दराज के इलाकों से कई लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर शहर लाकर कोठे की मालकिन के हाथों बेच चुका था। कोठे की मालकिन मुझसे बहुत खुश थी। मैं हर बार अच्छा माल लेकर उसके पास पहुंचता था। पैसों की चमक ने मेरी आंखों के साथ मेरे कानों को भी पूरी तरह बंद कर दिया था। ऐसा लगता था कि जैसे मेरे अंदर के सारे एहसास और जज्बात मर चुके हैं। मुझे अब सिर्फ पैसों से मतलब था। अब तो मेरे अंदर से आवाज़ भी नहीं आती थी कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। मुझे ये काम करने की लत लग चुकी थी। अब तो मैं आंख और कान खुले रखता था कि कहाँ से मुझे नया शिकार मिलेगा। अब मुझे कुछ दिन घर जाना था। राजू से अपने गांव जाने की बात की तो उसने मुझे इजाज़त दे दी और साथ ही ये भी कहा कि अपने गांव में भी शिकार की तलाश करना, जिस पर मैंने शैतानी हंसी हंसते हुए सिर हिला दिया था। मैं बहुत सालों बाद अपने गाँव की तरफ जा रहा था। वैसे तो मैं हर महीने बराबर पैसे भेज रहा था। शहर से गाँव पहुँचा तो पत्नी और बच्चों ने बहुत ही खुशी से मेरा स्वागत किया। मेरे बच्चे अब काफ़ी बड़े हो गए थे और घर के हालात देखकर मैं बहुत खुश था। घर की तो काया ही पलट हो चुकी थी और ये सब इन पैसों की बदौलत ही हुआ था जो मैं शहर से भेज रहा था। मेरा बेटा भी अब जवान हो गया था। मुझसे जिद करने लगा कि मैं भी आपके साथ शहर जाऊंगा और पैसे कमा लूंगा, लेकिन मैंने उसे डांटकर चुप करवा दिया। इतने में मेरी नज़र मेरी पत्नी की बहन पर पड़ी जो बचपन से ही हमारे साथ रहा करती थी। उसे देखकर मैं एकदम से चौंक गया था। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। वो मुझे पहले के मुकाबले काफ़ी बड़ी महसूस हुई। जवानी के दहलीज पर कदम रख चुकी थी, मगर उसके अंदर बचपना था। उसका दिमाग उसकी उम्र से कुछ हद तक पीछे रह गया था। मेरे दिमाग में एकदम से धमाका हुआ, मगर मैंने इस बात को पहले तो नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिन गांव में रहा। अब मेरे पैसे भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगे थे। वो कहते हैं ना कि हराम के पैसे की बरकत नहीं होती, ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। अब मुझे जल्द से जल्द नया शिकार ढूंढना था और सबसे आसान शिकार मुझे अपनी साली ही नज़र आ रही थी। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। कोई पहली नज़र में देखकर बता ही नहीं सकता था कि वो दिमागी तौर पर कमज़ोर है। मेरे दिमाग पर शैतान ने पूरी तरह कब्जा कर रखा था। मैंने अपने दिल में तय कर लिया कि अपनी साली को ही अगला शिकार बना लूँगा। मेरे लिए अपनी पत्नी को शीशे में उतारना बहुत ही आसान था, क्योंकि वो आम सी घरेलू औरत थी। उसे बाहर की दुनिया की कुछ भी खबर नहीं थी। मैंने उससे कहा कि शहर में उसके इलाज के लिए बहुत बड़े अस्पताल है। साथ ही मैंने उसे ये भी झूठ बोला कि मैंने कई लोगों को इन अस्पतालों से ठीक होकर आते देखा है। ये सुनकर मेरी पत्नी सोच में पड़ गई, क्योंकि अक्सर मैंने अपनी पत्नी को परेशान होते देखा था कि उसकी बहन का क्या होगा। अब तो उसकी बहन जवान हो गई थी और उसकी दिमागी कमजोरी की वजह से रिश्ते भी नहीं आते थे। फिर मेरी पत्नी ने बिना सोचे समझे मुझ पर भरोसा रखते हुए अपनी बहन को मेरे साथ भेज दिया। ये काम इतना आसान होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कुछ ही दिन बाद मैं अपनी साली को अपने साथ लेकर शहर जाने निकला। मेरी पत्नी अपनी बहन को जाते हुए देखकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसने अपनी बहन को अपने बच्चों की तरह ही पाल पोस कर बड़ा किया था। कुछ देर बाद मैं अपनी साली को लेकर बस में बैठ गया। बस में बैठकर रास्ते भर वो खेत खलियान देखकर खुश हो रही थी और मुझसे अनगिनत सवाल करे जा रही थी, मगर मैं उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि उसके सवाल मेरे सिर में दर्द पैदा कर रहे थे। मैं जल्द से जल्द इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहता था।
शाम तक हमारी बस शहर पहुंच चुकी थी। बस स्टैंड पर उतरकर मैं उसे लेकर राजू के घर गया। उसने मेरे साथ एक लड़की को आता देखा तो समझा कि मैं किसी को नौकरी का झांसा देकर लाया हूँ, मगर जब मैंने उसे बताया कि मैं अपनी साली को बेचने के लिए लाया हूँ तो वो हक्का बक्का होकर मेरी शक्ल देखने लगा। और जब मैंने उसे आगे बताया कि ये दिमागी तौर पर थोड़ी कमज़ोर है तो फिर तो उसने मुझे ये काम करने के लिए मना कर दिया। मगर उस समय मुझ पर पैसों का भूत सवार था और फिर हम दोनों मेरी साली को लेकर कोठे पर गए। कोठे पर पहुंचकर जब मैंने कोठे की मालकिन को अपनी साली को दिखाया तो वो भी उसकी खूबसूरती देखकर खुश हो गई थी। मगर जब मैंने उसे बताया कि वो दिमागी तौर पर कमज़ोर है तो उसने मेरी साली को खरीदने से मना कर दिया। मैंने कोठे की मालकिन से बहुत हाथ पैर जोड़े और आखिरकार इस बात पर वो राज़ी हुई कि वो इसे यहाँ कुछ दिन रख कर देखेगी, उसके बाद ही वो पैसे देगी। मैं इस बात पर भी राज़ी हो गया और अपनी साली को कोठे की मालकिन के हवाले करके मैं आ गया। मुझे वापस आता देखकर उसने भी मेरे साथ आने की जिद की और तेज़ आवाज़ में रोने लगी तो उस कोठे की मालकिन ने उसे कमरे में बंद कर दिया। मैं उसे छोड़कर वहाँ से निकलकर राजू के साथ उसके ही घर चला गया। अब इसके बाद बहुत हिम्मत करके मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन कर बताया कि जब मैं बस स्टैंड पर रिक्शा ढूंढने के लिए आगे बढ़ा तो पीछे से उसकी बहन न जाने कहाँ चली गई और तब से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर मेरी पत्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। मेरे बच्चे भी अपनी मासी के साथ बहुत घुले मिले थे। अपनी मासी के गुम हो जाने की खबर सुनी तो वो भी रोने लगे। मेरा पूरा घर जैसे पागल हो गया था। एक जवान लड़की इतने बड़े शहर में गायब हो गई थी, ये कोई छोटी बात नहीं थी। घर में हर तरफ तूफान मचा हुआ था। मैंने अपनी पत्नी से उसकी बहन को ढूंढने का वादा करके फ़ोन रख दिया और सुकून से सोने के लिए लेट गया। मगर वहाँ जैसे मेरी पत्नी को एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। वो अपनी बहन के लिए बुरी तरह से तड़प रही थी और मैं अपने हाथों से ही ये सब कुछ करके सारा तमाशा देख रहा था। घर से 2 दिन तक हर 2 मिनट के बाद फ़ोन आते रहे और मेरी साली के बारे में पूछते रहे। मैं घर वालों को जवाब दे देकर थक चुका था। मैं उनसे यही कह रहा था कि मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो मुझे कहीं मिल नहीं रही। लेकिन घर से फ़ोन आने बंद ही नहीं हो रहे थे तो मैंने उन लोगों के फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। इस तरह मेरे घर वालों के सवालों से मेरी जान छूट गई थी। 2 दिन इसी इंतज़ार में गुजर गए थे कि कोठे की मालकिन मुझे पैसे देने के लिए खुद फ़ोन करके बुला लेगी, मगर उसका फ़ोन ही नहीं आया तो मैं खुद कोठे पर जाकर उससे पैसे वसूल करने की ठानी और राजू को लेकर मैं कोठे पर पहुंच गया। जैसे ही मैं पैसे लेने के लिए कोठे पर पहुंचा, वहाँ का नज़ारा देखकर तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी। मैं फटी आंखों से अपने सामने का दृश्य देख रहा था। मेरे सामने मेरा बड़ा बेटा खड़ा था। मैं उसे यहाँ कोठे पर देखकर हैरान रह गया और फिर मेरे बेटे से होते हुए मेरी नज़र सामने सोफे पर बैठी मेरी साली के साथ मेरी पत्नी पर पड़ गई। ये दृश्य देखकर मेरे पैरों से जान भी निकल चुकी थी। साथ ही आसपास कई पुलिस वाले खड़े थे और साथ ही मेरी पत्नी के वो वकील चाचा भी खड़े थे जिनसे आज तक मेरी बनी नहीं थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी थी। अब मैं हर तरफ से घिर चुका था। मेरी पत्नी और बेटे की आंखों में मेरे लिए नफरत थी और मैं उनसे नज़र ही नहीं मिला पा रहा था। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें सिर उठाकर देख सकूं। 2 दिन से मेरी पत्नी और बेटा मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे, मगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैं अपने आप को कोसने लगा कि मैंने क्यों इन लोगों का फ़ोन नहीं उठाया। कम से कम आज मुझे अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। मेरा मन चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा बेटा सामने खड़ा मुझे लाल आंखों से घूर रहा था और मेरी पत्नी सामने बैठी मुझे शिकायत भरी नज़रों से देख रही थी। मुझे देखते ही मेरी साली ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया और वहाँ सबको बताना शुरू कर दिया कि इन्होंने ही मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया था। मेरी साली का दिमाग बस थोड़ा सा ही कमज़ोर था, पर वो ये बात समझ सकती थी कि क्या गलत है और क्या सही। वो पुलिस के सामने बयान ना दे दे, इसीलिए मैं जाकर अपनी साली के पैरों में गिर गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। लेकिन मेरी साली डरकर अपनी बहन के पीछे छुप गई। मेरी पत्नी ने मुझे गुस्से से धक्का देकर दूर किया। मेरी पत्नी के चाचा आगे बढ़े और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कोठे की मालकिन पहले से ही सब कुछ पुलिस को बता चुकी थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने क्यों ऐसा काम किया जिसकी वजह से आज मैं सबकी नज़रों में गिर चुका था। मैं न जाने कितनी ही लड़कियों को वहां धोखे से लाकर बेच दिया था। मेरी पत्नी और मेरी पत्नी के चाचा ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुझे और राजू को गिरफ्तार कर लिया। मैंने लाख सफाई दी, मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। किसी ने भी आगे बढ़कर मुझे छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। पुलिस हमें गाड़ी में डालकर ले गई थी। मेरी पुकार का मेरे घर वालों पर कोई असर नहीं हो रहा था। एक समय था जब मैं किसी की चीख पुकार पर ध्यान नहीं देता था। आज मेरे साथ भी
यही हो रहा था। समय अपने आप को दोहरा रहा था और मेरा दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। पुलिस ने मुझे जेल में बंद कर दिया। राजू की बड़े लोगों से पहचान थी, इसीलिए हमारी रिहाई जल्दी हो गई। मगर जेल में जो दिन हमने गुजारे थे वो बहुत ही दर्दनाक थे। पुलिस की मार याद आती है तो मैं तड़प जाता था। दर्द भरे दिनों को मैं भूल नहीं सकता था। जेल से छूटने के बाद मैं कई दिनों तक अपने घर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। बहुत लंबे अरसे के बाद मैंने घर जाने की हिम्मत की और अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। मुझ में किसी से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं थी। मैं घर में दाखिल हुआ और सबसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगा, मगर कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उनको मेरा चेहरा भी देखना गवारा नहीं था। मैंने सबको विश्वास दिलाया कि मैं दिल से अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मगर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। मेरे अपने ही बच्चे मुझसे नफरत भरी निगाहों से घूर रहे थे। 2 दिन मैं अपने घर में अपराधियों की तरह रहा। उसके बाद मैं दोबारा घर नहीं गया और आज तक पलटकर अपने घर नहीं गया। शायद मेरे लिए यही सज़ा थी कि मैं अपने बच्चों के चेहरे देखने के लिए तरस जाऊंगा। मुझ जैसा इंसान माफ़ी के लायक है या नहीं, अपनी राय ज़रूर देना। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपकी कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।